सोचिए, आप सालों तक एक केस लड़ते हैं, कोर्ट में चक्कर काटते हैं और फिर एक दिन जज साहब आपके हक में फैसला सुनाते हैं। मतलब कागज पर तो आप जीत गए। पर असली जीत तो तब होगी ना जब उस कागज की बात हकीकत में बदलेगी, जब आपको कब्जा मिलेगा। और यहीं पर मैं बता रहा हूँ 90% लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। क्या गलती? वो उस फैसले को ही जीत मानकर बैठ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उस जीत को लागू करवाने वाले असली हथियार का नाम तो कुछ और है। और एक छोटी सी चूक और जीती हुई बाजी हाथ से निकल सकती है। आप सुन रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल, और ये है वकील साहब की एक नई सीरीज टॉपिक्स ऑन व्यूअर्स डिमांड। और आज का ये टॉपिक डिक्री क्या होती है सीधा आपके कमेंट से आया है। तो आज इसे हमेशा के लिए आसान बनाते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये डिक्री शब्द सुनने में ही इतना कानूनी और भारी लगता है। और अगर आप कानून की किताब यानी सिविल प्रोसीजर कोड खुलेंगे तो सेक्शन 22 में लिखा है कि डिक्री कोर्ट का फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एजुडिकेशन है। हाँ बस, अब ये तो किसी के पल्ले नहीं पड़ने वाला। इसको आसान भाषा में कैसे समझें? चलिए इन शब्दों को तोड़ते हैं। एजुडिकेशन, इसका सीधा सा मतलब है कि जज साहब ने अपना दिमाग लगाया है। मतलब दोनों पार्टियों को सुना है, सबूत देखे हैं और फिर एक न्यायिक फैसला दिया है। सिर्फ अगली तारीख दे देना एजुडिकेशन नहीं है। ठीक है, समझ गई। और फॉर्मल एक्सप्रेशन का क्या मतलब हुआ? उसका मतलब है कि उस फैसले को बस एक तय तरीके से कानूनी भाषा में स्टाम्प लगा के लिख दिया गया है। अच्छा, तो डिक्री मतलब कोर्ट का वो पक्का, फाइनल, लिखा हुआ नतीजा जो बताता है कि केस में पार्टियों के अधिकार क्या तय हुए, कौन जीता, किसे क्या मिला। एकदम सही। इसको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। क्या? स्कूल का रिपोर्ट कार्ड याद है? हाँ। डिटेल्ड आंसर शीट, जिसमें टीचर ने लिखा है कि नंबर क्यों मिले, कैसे मिले, पूरी कहानी। और डिक्री? डिक्री है आपका फाइनल रिपोर्ट कार्ड, जिसमें बस लिखा है पास या फेल, अंतिम नतीजा। ये तो बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर अदालती फैसले को हम डिक्री नहीं कह सकते, कुछ शर्तें होंगी इसकी। बिल्कुल, किसी भी फैसले को डिक्री कहलाने के लिए उसे 5 कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। 5 शर्तें। चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए 2 भाई हैं, अमन और वरुण, ठीक है। और वो अपने पिता की एक जमीन के लिए केस लड़ रहे हैं। अब इस केस के फैसले को डिक्री कैसे कहा जाएगा? बहुत अच्छा उदाहरण। तो पहली शर्त है एजुडिकेशन होना। जो हमने भी समझा। मतलब जज साहब मेरिट पर केस सुनेंगे। हाँ, वो अमन और वरुण दोनों के वकीलों की बहस सुनेंगे, कागजात देखेंगे और फिर फैसला देंगे। ये हो गया एजुडिकेशन। ठीक है, पहली शर्त पूरी हुई। दूसरी क्या है? दूसरी शर्त है कि ये एक सूट से अराइज होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? मतलब अमन ने बाकायदा एक सिविल केस, एक वाद दायर किया हो। किसी छोटी मोटी अर्जी पर दिए गए आदेश को हम डिक्री नहीं कहेंगे, एक प्रॉपर मुकदमा होना चाहिए। समझ गई। और तीसरी शर्त? वो शायद सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी? वो है कि पार्टियों के राइट्स डिसाइड होने चाहिए। अच्छा। मतलब कोर्ट को साफ साफ बताना होगा कि जमीन अमन की है या वरुण की, या किसका कितना हिस्सा है। अगर कोर्ट सिर्फ ये कह दे कि असली कागजात जमा करो, तो वो डिक्री नहीं है? नहीं, क्योंकि उससे अभी तक भाइयों का हक तो तय नहीं हुआ ना, वो तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। सही बात है। और चौथी शर्त? चौथी है फाइनल डिटर्मिनेशन। मतलब उस कोर्ट ने उस मुद्दे पर अपनी आखिरी बात कह दी है। अच्छा। मान लीजिए निचली अदालत ने कहा है कि अमन को 60% हिस्सा मिलेगा, तो अब वो कोर्ट अपने इस फैसले को दोबारा नहीं सुनेगी, उसके लिए ये बात फाइनल है। हाँ, भले ही वरुण ऊपर की कोर्ट में अपील कर दे। बिल्कुल। और पांचवी शर्त? वो है फॉर्मल एक्सप्रेशन। एकदम। मतलब वो फैसला ठीक से लिखा गया हो, जज के साइन हो, कोर्ट की मोहर लगी हो, एक पक्का कानूनी दस्तावेज दिखना चाहिए। जब ये पांचों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब जाकर वो कागज डिक्री कहलाता है। बिल्कुल। तो अगर जज का फैसला इन पांचों में से एक भी शर्त पूरी न करे, तो वो डिक्री नहीं है। नहीं है। यहीं पर एक सवाल उठता है। कोर्ट तो दिन भर में कई आदेश देता है, तो ऐसी कौन सी आम चीजें हैं जिन्हें लोग गलती से डिक्री समझ लेते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि असली कंफ्यूजन यही होता है। हाँ, जैसे मान लीजिए अमन केस की तारीख पर कोर्ट पहुंचा ही नहीं और जज साहब ने केस खारिज कर दिया, तो क्या ये डिक्री होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे कानून में कहते हैं डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। ये एक आदेश है, डिक्री नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ जज ने केस के मेरिट पर तो कोई फैसला दिया ही नहीं। उन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि जमीन किसकी है। फैसला तो इसलिए हुआ है क्योंकि कोई आया ही नहीं। अच्छा, तो इसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते? नहीं, इसके लिए आपको उसी कोर्ट में अर्जी देनी पड़ती है कि केस को दोबारा शुरू किया जाए। ये बहुत बड़ा फर्क है।
और कोई ऐसा उदाहरण? एक और है। मान लीजिए अमन ने केस फाइल करते हुए कोई तकनीकी गलती कर दी, जैसे कोर्ट फीस गलत भर दी। हाँ। अब कोर्ट उसकी अर्जी यानी प्लेंट उसे वापस कर देता है और कहता है कि इसे ठीक करके लाओ। ये रिटर्न ऑफ प्लेंट भी एक आदेश है, डिग्री नहीं। क्योंकि केस खारिज नहीं हुआ, बस कमी दूर करने को कहा है। एग्जैक्टली। ठीक है। अब ये तो साफ हो गया कि डिग्री क्या है और क्या नहीं, लेकिन मैंने सुना है डिग्री भी कई तरह की होती हैं। ये क्या मामला है? हाँ, केस की जरूरत के हिसाब से डिग्री के अलग अलग रूप होते हैं और ये समझना बहुत दिलचस्प है। तो सबसे पहले कौन सी आती है? सबसे पहले है प्रिलिमिनरी डिग्री, यानी प्रारंभिक डिग्री। नाम से लग रहा है शुरुआती। हाँ, ये वो डिग्री है जिसमें कोर्ट ने अधिकार तो तय कर दिए, पर केस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हमारे अमन और वरुण वाले केस में ये कैसे लागू होगी? देखिए, कोर्ट पहले स्टेज पर यह तय कर सकता है कि जमीन में अमन का 60% और वरुण का 40% हिस्सा है। अच्छा, तो ये हो गई प्रिलिमिनरी डिग्री। हाँ, यहाँ भाइयों के अधिकार तो तय हो गए, पर अभी ये तय होना बाकी है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसे मिलेगा। उसके लिए आगे और कार्रवाई होगी। अच्छा, तो ये बस पहला पड़ाव है। तो फिर आखिरी पड़ाव क्या है? वो है फाइनल डिग्री, यानी अंतिम डिग्री। ये तो नाम से ही साफ है। बिल्कुल। जब कोर्ट ये भी तय कर दे कि जमीन का कौन सा हिस्सा, कौन सा कमरा, कौन सी दीवार किसके हिस्से में आएगी और उसका नक्शा भी पास कर दे, तब वो फाइनल डिग्री होगी। हाँ, और उसके बाद उस कोर्ट में केस पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ठीक है, प्रिलिमिनरी और फाइनल ये तो समझ आ गया। लेकिन मैंने एक और प्रकार सुना है, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री। ये तो मिक्सचर लग रहा है भी। इसमें एक ही डिग्री का कुछ हिस्सा फाइनल होता है और कुछ प्रारंभिक। ये कैसे? मान लीजिए अमन ने जमीन के कब्जे के साथ साथ पिछले 3 साल के मुनाफे में भी हिस्सा मांगा था। ठीक है। तो कोर्ट एक ही डिग्री में कह सकता है कि जमीन का कब्जा तुरंत अमन को दो। ठीक है, ये हिस्सा फाइनल हो गया। और मुनाफे वाला हिस्सा? उसके लिए कोर्ट कह सकता है कि मुनाफे का हिसाब लगाने के लिए अभी जांच होगी, तो ये हिस्सा प्रारंभिक है क्योंकि इस पर अभी और काम होना है। समझ गई। अब एक आखिरी प्रकार है जो लॉ स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान करता है, डीम्ड डिग्री, मानित डिग्री। ये मान लिया गया है, इसका क्या मतलब है? बेहतरीन सवाल। ये कानून का एक तरह का लीगल हैक है। लीगल हैक? हाँ, इंसाफ के लिए बनाया गया है। कुछ आदेश ऐसे होते हैं जो डिग्री की उन 5 शर्तों में फिट नहीं होते, लेकिन वो इतने गंभीर होते हैं कि अगर उनके खिलाफ अपील का अधिकार ना मिले तो बहुत नाइंसाफी होगी। अच्छा। तो कानून कहता है, ठीक है, ये तकनीकी रूप से डिग्री नहीं है, पर हम इन्हें डिग्री मान लेंगे और डिग्री की सारी ताकतें दे देंगे, खासकर अपील करने की ताकत। बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, यानी अर्जी का खारिज हो जाना। हाँ, मान लीजिए कोर्ट ने अमन का केस शुरू में ही खारिज कर दिया। अब सोचिए, उसका तो पूरा केस ही शुरू होने से पहले खत्म हो गया। ये तो बहुत बड़ा झटका है। इसीलिए कानून इसे डीम्ड डिग्री का दर्जा देता है, ताकि अमन को एक जीवन रेखा मिले और वो इसके खिलाफ अपील में जा सके। वाह, तो ये एक तरह का सेफ्टी वाल्व है। एकदम। अब जब हम ये सब समझ गए हैं तो उस बड़े सवाल पे वापस आते हैं, जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर, इनमें क्या फर्क है? रिपोर्ट कार्ड वाली बात तो हमें याद रहेगी, पर वकीलों के लिए कोई और बड़ा फर्क? हाँ, एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बड़ा फर्क है, वो है अपील का। वो कैसे? देखिए, कानून कहता है कि हर डिक्री की अपील हो सकती है। ये एक तरह से आपका अधिकार है। लेकिन हर ऑर्डर की अपील नहीं हो सकती है। बिल्कुल नहीं। किसी ऑर्डर की अपील आप सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हैं जब कानून में सीपीसी में साफ साफ लिखा हो कि इस खास तरह के ऑर्डर की अपील की जा सकेगी। ये वकीलों के लिए रोज के काम में बहुत मायने रखता होगा। बहुत ज्यादा। अब जब कॉन्सेप्ट से एकदम साफ है, तो कुछ ऐसे अदालती फैसलों की बात करते हैं जिन्होंने डिक्री के कॉन्सेप्ट को और मजबूत किया है। हाँ, कुछ लैंडमार्क केस हैं जिनके सिद्धांत पता होने ही चाहिए। एक सिद्धांत जो मैंने बार बार सुना है वो ज्यूरिसडिक्शन यानी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है। मान लीजिए अमन और वरुण का केस दिल्ली की कोर्ट ने सुन लिया, जबकि जमीन हरियाणा में थी, तो उस डिक्री का क्या होगा? वो डिक्री सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है और कुछ नहीं। मतलब शून्य? बिल्कुल शून्य। इट्स अ नलिटी। और यही सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान के केस में स्थापित किया था। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कोर्ट को केस सुनने का अधिकार ही नहीं था, तो उसकी दी हुई डिक्री की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आप उसे कभी भी चुनौती दे सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि बुनियादी गलत थी। अच्छा, एक और स्थिति, अगर अमन और वरुण कोर्ट के बाहर आपस में समझौता कर लें तो क्या वो समझौता भी डिक्री बन सकता है? हाँ, बिल्कुल। उसे कॉम्प्रोमाइज डिक्री कहते हैं। तो उसकी भी उतनी ही ताकत होती है? एक असली डिक्री जितनी ही।
कोर्ट उस समझौते पर अपनी मोहर लगा देता है और फिर वो एक पक्की डिक्री बन जाती है जिसे वैसे ही लागू करवाया जा सकता है। तो अब हमारी कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। अमन के हक में फाइनल डिक्री आ गई, वो जीत गया। पर जैसा आपने शुरू में कहा था, असली काम तो अब शुरू होता है। हाँ, डिक्री हाथ में आने के बाद दो रास्ते खुलते हैं। कौन से दो रास्ते? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप जीते हैं या हारे हैं। तो वरुण, जो केस हार गया है, वो क्या करेगा? उसके लिए पहला रास्ता है अपील में जाना। वो सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी के तहत पहली अपील कर सकता है। और अमन, जो जीता है, वो क्या करेगा? अमन उस डिक्री को, जो अभी सिर्फ एक कागज है, लेकर कोर्ट के पास वापस जाएगा। और क्या कहेगा? वो एक नई अर्जी देगा जिसे कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। और वो कोर्ट से कहेगा, हुजूर, आपने जो फैसला दिया है अब उसे हकीकत में बदलिए। वरुण से मुझे मेरी जमीन का कब्जा दिलवाइए। और फिर कोर्ट उसे लागू करवाएगा। हाँ, जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद से भी। और ये प्रक्रिया ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी में दी गई है, जो सिविल कानून का सबसे बड़ा और जटिल हिस्सा माना जाता है। तो आज हमने समझा कि डिक्री सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, ये सालों की लड़ाई के बाद मिले इंसाफ का औपचारिक रूप है। बिल्कुल, ये एक नागरिक के अधिकार का वो अंतिम प्रमाण है जिसे कोर्ट की मोहर से पक्का किया जाता है। और अगर किसी ने डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर का ये फर्क समझ लिया, तो समझ लीजिए उसने सिविल कानून की नींव समझ ली। ये वो बुनियाद है जिस पर पूरे सिविल लॉ की इमारत खड़ी है। अगली बार जब भी कोई अदालती फैसला देखेंगे तो सिर्फ कागज नहीं, बल्कि उसके पीछे की पूरी प्रक्रिया और उसकी ताकत को भी देख पाएंगे। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़कर जा रहे हैं। सोचिएगा, अगर एक देश में डिक्री तो बहुत अच्छी अच्छी पास होती हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन यानी उनको लागू करवाने का सिस्टम बेहद कमजोर और धीमा हो, तो क्या उस देश में सच में न्याय मौजूद है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये जानकारी आपको दी है जीनत परवीन और मोहम्मद रहबर कुरैशी ने। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल वकील साहब को सब्सक्राइब करें।